हेलो एस्पिरेंट्स, द मिनिमलिस्ट क्लासेस एचसीएस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टेस्ट 1 जो कि 26 नवंबर को हुआ था, उसका एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो मेरी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का पार्ट है। आप में से काफ़ी लोग मुझसे मेरी टेस्ट सीरीज का पैटर्न समझना चाहते थे और आप एक डेमो वीडियो का भी इंतज़ार कर रहे थे। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक डेमो वीडियो जो कि मेरे टेस्ट 1 की वीडियो डिस्कशन है, उसको अपलोड कर रहा हूँ। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? अगर आप मेरी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज या प्रीलिम्स मेंटरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब पे वीडियो जाके देख लीजिए, एचसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एट अफोर्डेबल रेट, ठीक है ना? तो उस पे आप उसको पैटर्न को कैसे ज्वाइन करना है आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी मैं लास्ट में भी डिस्कशन कर दूंगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं। नाउ आई विल स्टार्ट टेस्ट डिस्कशन फॉर माय स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में एनरोल किया है, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो उनके लिए ही मेन बनाई थी, बट मैं आप यूट्यूब फैमिली के लिए भी डाल रहा हूँ ताकि आप एक बार इस पैटर्न को समझ सकें, ठीक है? आपको मैंने पहले ही आपके प्राइवेट जो ग्रुप्स बने हुए हैं टेलीग्राम पे, उस पे शेयर कर दिया था सिलेबस एंड सोर्सेस, जहाँ आपको बता दिया गया था कि इस टेस्ट में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से क्वेश्चन आएंगे, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, वही फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। ये आपको सारा कहाँ से पढ़ना था? लक्ष्मीकांत से पढ़ना था। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि अब ये टेस्ट 1, क्योंकि पहले हम सेक्शनल टेस्ट कवर कर रहे हैं जैसा कि आप सब जानते हो, तो उसके लिए आप देख सकते हैं। अभी हम तो मैं आपको डिटेल में बता दिया है, जैसे लक्ष्मीकांत से ये पढ़ना था, वहीं हमने साइंस भी स्टार्ट करिए। बायोलॉजी के हमने क्वेश्चन देश में कवर करे, 6 to 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी रिलेटेड चैप्टर आपको तैयार करने थे इस टेस्ट के लिए। और इस टेस्ट में हमने हरियाणा पॉलिटी को भी साथ साथ कवर करने की कोशिश करी है, क्योंकि हम हरियाणा को नेगलेक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि अगर एकदम लेवल बड़ा क्वेश्चंस का तो ये अच्छा नहीं होगा। हम अभी तक काफी कम नंबर के क्वेश्चन आ रहे थे, वहीं टीओ एटीओ में आप देख सकते हैं कि ये नंबर हाइक किया है, ठीक है? तो इसलिए हम पहले से ही तैयार करके चलेंगे अपना बेसिक्स ऑफ हरियाणा भी और हरियाणा से रिलेटेड करंट अफेयर भी, ठीक? वही इशू हमने देखा था अरिहंत से डिवीजन ऑफ हरियाणा रिलेटेड चैप्टर को हमने देखा था, ठीक है? ये बेसिक सोर्स मैंने रेफर कर रहे थे आपको, आप चाहे तो कहीं से ही पढ़ सकते हैं। वहीं इस टेस्ट में इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है? साथ साथ हम इसको भी कवर करेंगे, क्योंकि ये कुछ सब्जेक्टों जिसे हमने इग्नोर करते हैं, ठीक है? इसलिए और करंट अफेयर हमने सितंबर मंथ का करंट अफेयर कवर किया था, हरियाणा का भी और नेशनल का भी, ठीक है? इस टेस्ट में अगर 50 क्वेश्चन थे, क्योंकि ये सेक्शन टेस्ट है, ठीक? अप्रोक्स यहाँ पे हमने पॉलिटी के 25 क्वेश्चन पूछे, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन थे, हरियाणा पॉलिटी के 5, वही करंट अफेयर्स और आईआर के 10 क्वेश्चन थे, ठीक है? आइए अब स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपने टेस्ट को सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है? मैं मान सकता हूँ। और आपको आपके पास क्या-क्या मैंने शेयर कर दिया था। टेस्ट पेपर की पीडीएफ आपके पास थी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। टेस्ट आंसर की पीडीएफ थी आपके पास, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है? आपने अपनी गलतियाँ देख ली होंगी और टेस्ट को सॉल्व कर लिया होगा, तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है? आप समझिए बात को। मैं उन मेंबर्स को कह रहा हूँ जिन्होंने टेस्ट सीरीज में एनरोल किया है, ठीक है? आपको डिसिप्लिन में रहना है और आगे बढ़ना है, ठीक? आपके लिए मैंने एक वेकअप शीट डिजाइन करी है, आपको पता है, क्योंकि ये वेकअप शीट मैंने आपकी स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेके करी है, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रिच्ड। अवेक को हमने यूज करा है अपनी वेकअप शीट में, ठीक है? अ, इस शीट पे क्या आपको कैसे फिल करनी है मैं आपको फिर समझा देता हूँ। पे पे जैसे आप क्वेश्चन पहले आप लिखे आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। फॉर एग्जांपल आपने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, ठीक है? तो आप 40 यहाँ लिखिए। करेक्ट क्वेश्चन तो कितने हैं? मान लो आपके 30 क्वेश्चन करेक्ट है, तो यहाँ पे लिखिए। रॉन्ग क्वेश्चन आपके मान लो 10 है, तो आप उसको 10 लिखिए। फिर है ना अपना स्कोर निकालिए। स्कोर कैसे निकालेंगे? जब आप करेक्ट क्वेश्चन में से रॉन्ग क्वेश्चन की पेनल्टी को माइनस करेंगे, ठीक है? फिर आप अपना स्कोर लिखिए, ताकि आपको पता हो, आपके सामने हो आपका रिजल्ट, ठीक है? और फिर बेसिक क्वेश्चन मिस्टेक आपको यहाँ लिखनी है। बेसिक क्वेश्चन कौन-कौन से होते हैं? जो कि सिंपल एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? और जो रिपीटेड थीम्स है, जो एचएस बार बार ही पूछ रहा है, वो भी बेसिक क्वेश्चन में आते हैं, चाहे वो टफ टॉपिक क्यों ना हो। आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन बार-बार अगर रिपीट कर रहा है एचसीएस, तो आपके वो करेक्ट होने चाहिए, और गलत हो रहे हैं तो यहाँ लिखिए, ताकि अगली बार आप रिवीजन करें तो वो क्वेश्चन गलत ना हो। वहीं सिली मिस्टेक क्या है? आप कहीं कॉपी रॉन्ग कर रहे हो,
एंग्जाइटी में भी क्वेश्चन गलत कर दिया हो या ओवर कॉन्फिडेंस में भी क्वेश्चन गलत कर दिया हो तो यहाँ लिखिए। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 क्वेश्चन ऐसे गलत कर रहे हो तो 4 यहाँ लिखिए, ठीक है ना। और हमें हमारे पास लास्ट में एक डाउट रह जाता है जब हम पेपर सॉल्व करने बैठते हैं, जो एक्चुअल पेपर, कि हम 2 ऑप्शन में अटक रहे हैं तो क्या करें क्या ना करें, 3 ऑप्शन में क्या करें या क्या ना करें। ये सबका इंडिविजुअल होता है मेरे दोस्त, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपका एक ये ऑप्शन बनाया है। इसमें आपको अभी से ही प्रैक्टिस में लिख देना है। आप जैसे आप मान लो आपको आपके 4 क्वेश्चन हुए, ठीक है? जो आपके गलत थे, ठीक है? आपके जब आप कन्फ्यूज़ थे 2 ऑप्शन के अंदर, ठीक है? और 8 आपके करेक्ट थे, तो आपको यहाँ लिखना है। तो आपको यहाँ देखेंगे कि आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कितना है, ठीक है? वहीं आप फिर ये भी चेक करिए कि आपके मान लो 8 क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग होते हैं और 4 ठीक होते हैं, 3 ऑप्शन में जब आप अटक रहे हैं, तो यहाँ लिखिए कि आपका ये अच्छा है या गलत है। जो हम इंट्यूशन पावर कहते हैं, हम इसको भी यहीं देख लेना चाहिए कि हमारे क्वेश्चन जब हम अटक रहे हैं 3 ऑप्शन में, हमारे ज़्यादातर सही हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ताकि रियल एग्जाम में आप उतना ही रिस्क लें, तो आपके सामने एक ट्रैक रिकॉर्ड ये रहेगा, ठीक है? फिर मैंने सारे क्वेश्चन को यहाँ मेंशन करे 50 क्वेश्चन, यहाँ पे आप लिखिए कि आपका क्या आंसर था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बी था, ठीक है, बट ये क्वेश्चन गलत था, तो यहाँ पे लिखिए कि यह क्वेश्चन आपका गलत हो गया, ठीक। तो और फिर लास्ट में मैंने रिमार्क्स के लिए यहाँ पे जगह छोड़ी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारे टेस्ट में पॉलिटी था, तो पॉलिटी में आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरे ये टॉपिक मिस हो गए, ठीक है, ताकि अगली बार रिवीजन हो, तो ये आप लिख सकते हैं। ये टॉपिक मेरे वीक रहे टेस्ट में, आप ये लिखिए मेरे वीक रहे, ठीक है। तो आप ये सब ऐसे हर टॉपिक के बारे में लिख लिए, अपने रिमार्क्स फुल भरिए, ठीक है? और ये शीट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए इसलिए बनाई गई है, ताकि आपके सामने आपकी पिक्चर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 22 टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं इस टेस्ट सीरीज़ में, तो 22 शीट ये आपकी बिल्कुल आपके साथ रहनी चाहिए, ठीक है ना? हर टेस्ट के बाद आपको ये करना है। और ऐसे ही मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बनाया है, जैसे जागने का पत्रक, ठीक है? ये सिमिलरली वही है, हिंदी वर्ज़न है इसका, ठीक है? आप देख सकते हैं। ठीक है? और आपको अब आप इस वीडियो को आराम से देखिए, वन बाय वन क्वेश्चन को एनालाइज़ करिए। मान लीजिए आप पे कोई प्रॉब्लम रह जाती है, ठीक है? तो आप मुझको टेलीग्राम पे जाके मैसेज करें, मैं वहीं आपके डाउट को सॉल्व करूँगा और वहीं पे ही डिस्कशन करूँगा। और ज़रूरत लगेगी तो कोई छोटी वीडियो भी बना लेंगे। मान लो सबको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहीं पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? कोई भी डाउट्स हो आपके जो लो एनरोल्ड है, ठीक है? ये उनके लिए है। आइए वन बाय वन क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ये न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मोदी जी ने विजिट किया था चाइना को तियानजिन में, ठीक है? एससीओ समिट में 25th एससीओ समिट था, याद रखिएगा, ठीक है ना? दी अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, द एससीओ वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2001 व्हिच इज हेडक्वार्टर इन बीजिंग, चाइना। हाँ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। पाकिस्तान हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल होस्ट द एससीओ समिट इन 2027, ठीक है? मतलब अभी 25th हुआ, ठीक है? 2027 में आपका जो होगा समिट, 27 समिट जो होगा वो पाकिस्तान में होगा। हाँ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको इससे पहले ही पता होना चाहिए 26th वन वो कि जो कि होगा आपका बिश्केक, किर्गिस्तान में, ठीक है? और अभी कहाँ हुआ था? अभी हुआ था आपका कहाँ पे? चाइना में। अभी प्रधानमंत्री जी ने वहाँ विजिट किया था। आपने देखा होगा कि वायरल हुई थी फोटो, रशिया, चाइना और इंडिया तीनों की एक साथ, ठीक है ना? तो इस बात को याद रखिएगा। द एससीओ रेड्स लोकेटेड इन इस्लामाबाद, पाकिस्तान। रेड्स जो है आपका एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, काउंटर टेररिज्म करने के लिए, ठीक है? और वो इस्लामाबाद, पाकिस्तान में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ताशकंद में है, ठीक? द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द एससीओ समिट, एससीओ एंड मीट्स एनुअली। हाँ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप इसको एलिमिनेट करिए थर्ड स्टेटमेंट को, और आपके 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक? सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने टेबल भी बना के दिया है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है कि आराम से आप इसको एस्टेब्लिशमेंट हेडक्वार्टर कब हुई, इससे कितने मेंबर्स हैं, क्योंकि आपने देखा होगा भी G20 पे जो क्वेश्चन आया था टीयू एटीओ में, वहाँ पे मेंबरशिप वगैरह सब कुछ पूछा गया। एक्चुअली जब भी आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर करें ना, तो याद रखिएगा आपको प्रेजेंट के याद रखना है कि क्या हो रहा है,
फिर फ्यूचर का याद रखना है और फिर पास्ट का याद रखना है क्या हुआ था। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम SCO 25 समिट की बात करें, तियानजिन में हुआ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अब क्या हुआ, फिर फ्यूचर में क्या होगा। जैसे फ्यूचर में 26 कहाँ पे होगा, बिश्केक में होगा। ठीक है, और फिर 27 कहाँ पे होगा, पाकिस्तान में होगा, याद रखिएगा ये बात भी। ठीक है, तो इस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे तो आप कि कोई भी क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आएगा, आप आराम से कवर कर सकते हैं। और हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं SCS के सारे पेपर्स में। आप कोई भी एग्जाम उठा लो, चाहे आप CET उठा लो, चाहे HPSC कोई भी एग्जाम उठा लो। और ठीक है, ये मैंने हिंदी में भी आपको ये टेबल आराम से गिवन है, आराम से जाके पढ़िएगा, एक बार देख लीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सिक्स शेड्यूल पे। सिक्स शेड्यूल न्यूज में था, क्यों न्यूज में था, क्योंकि लद्दाख की वजह से न्यूज में था। ठीक है ना, क्योंकि लद्दाख डिमांड कर रहा है सिक्स शेड्यूल की। सोनम वांगचुक, आपने सुना होगा न्यूज वगैरह में, आर्टिकल्स में। ठीक, तो उसके बारे में ही है। अभी तक जो HCS के क्वेश्चन आए हैं और अभी रिसेंट में जो TOETO में हुआ, शेड्यूल पे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ये तो फाइनल है। ठीक, अभी तक काफी इजी क्वेश्चन आया, बस मैच द फॉलोइंग था कि वो शेड्यूल किससे रिलेटेड है। ठीक, अगर हम एक स्टेप फर्दर जाएं तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए शेड्यूल्स में। सिर्फ सिक्स शेड्यूल को अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, वहां से क्वेश्चन ज्यादा चांसेस है बनने के। ठीक है, इट कंटेन्स द प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। नागालैंड नहीं है एक्चुअली, इसको याद करिए, AMTM। ठीक है, बाकी सब तो हैं, बस T से आपकी त्रिपुरा है। ठीक है, AMTM की तरह याद रखिए। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखिए, जैसे ही आप 1 को एलिमिनेट करते हैं तो A और D आपका एलिमिनेट हो गया, तो आपका B और C को रह गया, और 2 और 3 तो कॉमन ही है दोनों में। आइए फोर्थ स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर। लॉस मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रिक्वायर्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट टू बिकम वैलिड। नहीं, एक्चुअली यहाँ गवर्नर का रोल होता है, ना कि प्रेसिडेंट का। ठीक, तो फोर्थ स्टेटमेंट को आप जैसे एलिमिनेट करेंगे, आप करेक्ट आंसर पे आ सकते हैं। B इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आइए लेकिन सही स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। हाँ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं एरिया को, गवर्नर के यहाँ पावरफुल होता है। ठीक, करेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड। और थर्ड स्टेटमेंट, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डू नॉट अप्लाई। ठीक है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं होती एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ असम अनलेस द गवर्नर ऑफ द स्टेट सो डायरेक्ट, मतलब कि जब तक गवर्नर ना कह दे। ठीक है, और आप हिंदी में भी इन क्वेश्चंस को आराम से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी मेंशन है। ठीक, यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया गया है, आप टेबल में आराम से देख लीजिएगा ये सारा कि कौन सी स्टेट्स हैं, गवर्नर है यहाँ पे। ठीक है, इस सारे पॉइंट आपको मेंशन है, आराम से पढ़िएगा, ऐसे हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ थर्ड क्वेश्चन। ठीक, which which one of the following features of the Indian Constitution limits, ठीक है, the scope of constitutional federalism when compared to US Constitution। ठीक है, यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करेंगे हम US के कॉन्स्टिट्यूशन पे, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ फेडरलिज्म। ठीक, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक, एक बार बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन HCS पूछ रहा है, क्योंकि HCS मेंस में आपका ना क्वेश्चन आया होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म पे। ठीक है, तो एचएस मेंस में उन्होंने वहां क्वेश्चन पूछा, तो कल को प्रीलिम्स से पूछ सकता है। एक्चुअली कमिंग टुगेदर आपका किसका है, आपका US का है फेडरलिज्म, और फोल्डिंग टुगेदर किसका है, इंडिया का है। मैंने अभी आपके लिए मेंस की जो वीडियो बनाई है ना, जिसमें हम मेंस PYQ फ्री में डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूब पे, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और साइड बाय साइड इससे अपने ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ाइए, ताकि आप मेल से क्वेश्चन भी लिखें तो आप अच्छे ढंग से लिख सके। ठीक, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों को कंपेयर करना ऑन द बेसिस ऑफ फेडरलिज्म। ठीक, आप एफ, इसका आंसर C है, एब्सेंस ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन राज्यसभा। ठीक है, एक्चुअली जो हमारा जो राज्यसभा है, जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, वहीं US में US सीनेट कहते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि US सीनेट, यहाँ पे तो इंडिया में तो ऐसा है ना कि राज्यसभा की सीट्स डिपेंड होती है, पॉपुलेशन के बेस पे होती हैं। ठीक है, और वहीं US में ऐसा नहीं होता, US में सबको 2 सीट मिलती हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा तो यही है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं है इंडिया में एज कम्पेयर टू US। ठीक, अनदर क्वेश्चन, अनदर गुरुग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन पे पहले क्वेश्चन आया HCS 2023 में आया। ठीक, ठीक है,
वहाँ आपको जैसे हरियाणा में 6 हैं टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, ठीक? तो वहाँ से पूछ लिया गया कि कौन-सी डिस्ट्रिक्ट आती है पर्टिकुलरली किस डिवीज़न के अंडर, ठीक है? अभी तक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आप इज़िली सॉल्व कर सकते हो अपने नो योर स्टेट हरियाणा का जो बुक आती है हरियाणा की। अब उसको उसको थोड़ा-सा उसमें थोड़ा-सा अच्छे से भी इलैबोरेट है हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो आप उसको आराम से जाके पढ़िए। अगर आपने कहीं और से पढ़ रखा हो हरियाणा से तो वो भी आपको ठीक है। अगर जो आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं और आपको कोई बुक रेफ़र करनी है तो आप एक पर्टिकुलरली वो बुक रेफ़र कर लीजिए, उससे काम हो जाएगा आपका। ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन द गुरुग्राम डिवीज़न कंप्राइजेज़ 3 डिस्ट्रिक्ट। हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गुरुग्राम, रेवाड़ी एंड महेंद्रगढ़ बिल्कुल ठीक। सितंबर 2025 यानी कि अभी क्या हुआ कि फाउंडेशन स्टोन ऑफ गुरुग्राम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ठीक है, व्हिच विल बी द कंट्रीज फर्स्ट फुल्ली अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर। ठीक है, सबसे पहली बात, जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट होती है उनको याद रखिए, फुल्ली अंडरग्राउंड, ठीक है। और ये एक्चुअली ये फुल्ली अंडरग्राउंड नहीं है, ठीक है। और अभी श्री नायब सिंह सैनी जी और मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका इनॉग्रेशन करा, ठीक है, सितंबर 2025 में, रिसेंट की बात है। तो ऐसे कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स आपको पता होनी चाहिए। आजकल जैसे एचसीएसके में हरियाणा के क्वेश्चंस का ट्रेंड थोड़ा बढ़ रहा है, तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग होती है। थर्ड स्टेटमेंट इंडियाज़ नेवीज़ न्यू स्ट्रेटेजिक बेस आईएनएस अरावली, ठीक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की स्ट्रेटेजिकली देखा जाए क्योंकि वॉरफेयर एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है गुरुग्राम में, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये थर्ड स्टेटमेंट। तो आप जैसे 2 को एलिमिनेट करिएगा तो डायरेक्ट आप वैसे भी आंसर सी पे अब आ रहे थे। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक? यहाँ पे देखिए मैंने आराम से टेबल बना दिया गया है जिसमें सारी डिवीज़न हेडक्वार्टर्स गिवन है और डिस्ट्रिक्ट इसमें कौन-कौन सी है ये भी गिवन है। थोड़ा-सा इनका की नोट भी है और डिटेल में ये न्यूज़ भी है, आप आराम से जाके पढ़ लीजिएगा। उसी तरह हिंदी में भी मेंशन है, आप आराम से देख लीजिए। मेरी बेस लैंग्वेज इंग्लिश ही है तो लेकिन ह्यूस्टन स्टूडेंट पावर कह रहे थे कि आप कंटेंट लाइए तो इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया है। ठीक है? आप आराम से जाके पढ़ लीजिएगा। अनदर क्वेश्चन विद रेफरेंस टू इनिशिएटिव अंडर द जी इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी। G20 पे भी क्वेश्चन कहाँ आया आपका? आपका आया टीओएटीओ में, ठीक है? वहाँ पे थोड़ा हिस्टोरिकली क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है? लेकिन G20 इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्यों? क्योंकि आपको याद होगा 2022 में दिसंबर में लास्ट में इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी होल्ड की थी, ठीक है? इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक है? तो अभी भी इस पे कंटेम्परेरी बेस्ड क्वेश्चन आएँगे, क्योंकि अब देख लीजिए 2025 में भी एचपीएससी ने पूछा तो आप मान सकते हैं क्वेश्चन फिर दोबारा पूछ सकता है एचपीएससी, ठीक? तो इसके लिए भी क्या करना है, हिस्टोरिकली आपकी जी20 की हर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और इंडिया ने उस टाइम जब प्रेसिडेंसी थी, इंडिया ने क्या किया, ये पता होना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ और अब क्या हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कहाँ हो रहा है जी20 आपका हो रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है? तो आप जब न्यूज़ पढ़ें तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बना लीजिए वहाँ पे, ठीक है? तो वहाँ पे ऐसे क्या स्पेशल हुआ, ठीक है? तो ये सब बातें थोड़ा याद रखिए। दो इनमें से जो फर्स्ट 3 है, ये इंडिया के अंडर है, ठीक है? इंडिया की प्रेसिडेंसी के टाइम में हुआ था। G20 एम्पावर आई थिंक सऊदी अरेबिया की प्रेसिडेंसी के टाइम पे हुआ था और थिंक 20 तो ग्रुप है, ठीक है? तो 3 ओनली 3 इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी मैंने टेबल में आपके लिए बना दिया है, वहाँ पे देखिएगा अभी दिखाता हूँ आपको। अनदर क्वेश्चन इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम मिशन शक्ति, ठीक? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हरियाणा में तैयारी कर रहे हैं तो वुमेन्स के लिए 2 भी स्कीम है, उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से करिए, ठीक है? क्योंकि सेक्स रेशियो काफ़ी कम है ना, इसलिए। तो संबल एंड समर्थ्या 2 इसकी सब स्कीम है, ठीक है? उसमें मैच द फॉलोइंग है कि कौन-सी किसके अंदर है। आइए एक टेबल के थ्रू इसको देखते हैं। मैं कह रहा था ना आपके लिए टेबल बनाया है कि आप देख लीजिए, एक है ना जैसे ही ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी है, ये इंडिया के टाइम में हुआ है, इंडिया ने लॉन्च प्रपोज़ करा, ठीक? तो आपको एटलीस्ट 1 लाइनें पता होना चाहिए, कल को कहीं से घुमा के क्वेश्चन पूछिए तो आपको ये पता होना चाहिए। बस इतना भी इन्फॉर्मेशन होगा, एलिमिनेट करके आप आंसर पे पहुँच जाइएगा, ठीक? आइए फिर उसी क्वेश्चन में चलते हैं। मिशन शक्ति के अंदर आपके 2 हैं, एक है संबल, एक है समर्थ्या। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक? अब आप हर चीज़ तो रट नहीं सकते, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव पता हो ना तो भी आप काफ़ी सब स्कीम्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। सेफ्टी क्या होगा? वन स्टॉप सेंटर है, वुमेन्स की सेफ्टी के लिए, महिला हेल्पलाइन है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ सेफ्टी, नारी अदालत किस में आएगा? सेफ्टी में आएगा, ठीक है ना? तो इसलिए एम्पावरमेंट की क्या-क्या है? उज्ज्वला योजना है, क्रेच है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक? और बाकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हमेशा इसको थोड़ा-सा और डिटेल में पढ़िए, अगर जब भी आप पढ़ रहे हो, जब भी दोबारा क्वेश्चन आएगा, या मैं खुद एक्सप्लेन इसको आपको अच्छे से करूँगा, क्योंकि 2015 से 2025 तक इसके 10 साल हो गए हैं, और जिस स्कीम के 10 साल हो जाते हैं, थोड़ा-सा वो थोड़ा-सा न्यूज़ में रहती है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमें? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? इट रिकॉग्नाइजेस द सोवरेनिटी ऑफ द पीपल। क्या कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है? हाँ। प्रेम्बल याद नहीं है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, लाइन स्टार्टिंग से ही वही है, ठीक है? द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, एंड द रूल ऑफ लॉ एज द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स। हाँ, रूल ऑफ लॉ जनरल बात है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है? It vests the residuary powers in the states to ensure the stronger regional autonomy। बिल्कुल गलत बात है, ठीक है? रेजिडुअरी पावर आर्टिकल 248 याद करो, ठीक है? याद रखना आर्टिकल 248, यूनियन के पास यूनिटरी बायस है हमारा, ठीक? यूनियन के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है पावर्स, ठीक? It adopts the parliamentary form of government with the separation of the power between executive and legislature। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। भाई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने लक्ष्मी मैम ने पढ़ा होगा, ठीक है? ये बिल्कुल सेपरेशन नहीं है, ठीक है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कलेक्टिव, ठीक? तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग है। यहाँ पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट, ठीक है? नॉट करेक्ट पूछा गया है। पहली बात, हमेशा जब भी देखो तो ये देखो कि करेक्ट पूछा गया है, नॉट करेक्ट, बिकॉज ये सिली मिस्टेक की कैटेगरी में आती है। अगर आपने सिली मिस्टेक करी है तो मैंने आपको वेकअप जो शीट दी है ना, उसमें लिखना कि आपने ये गलतियां कर रहे हो, ताकि आपको अगली बार रिमाइंड आए और एग्जैक्टली पेपर में आप ऐसी गलतियां ना करो, ठीक है? वैसे भी आपको फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपको पता है कि बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है करेक्ट, तो दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट और थे, सी और डी, ठीक है? और 2 तो कॉमन ही था, तो थर्ड तो आपको दिख रहा था, तो आप आंसर क्या है? आपका आंसर है बी, ठीक? अनदर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केसेस, ठीक है? केसेस पे क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। अभी तक जैसे कि मुझको याद है एचसीएस ने जो क्वेश्चन पूछा ना, वो एक तो ऐसे क्वेश्चन केसेस दे दिए, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या करो अरेंज, ठीक है? ऐसा भी क्वेश्चन आया है, तो मतलब कि आप जब केस पढ़ो तो उनके ईयर्स पे थोड़ा सा याद रखो, मोटा मोटा कब कौन सा हुआ था, ठीक? एक तो पहली बात तो ये आपको याद रखनी है, ये कहाँ गिवन है, सारा आपका लक्ष्मीकांत में गिवन है, ये 2 पेजेस में सारा कवर हो जाएगा, ठीक? और वैसे भी ये जो क्वेश्चन पूछा गया फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव डीपीएसपी पे पूछा गया है, ठीक? और वैसे भी आपका अब एलिमिनेट भी करो ना इसको, आईआर को हेलोकेस आपका डेंट स्केड्यूल से हो गया, ठीक? मेनका गांधी आपका हो गया 21 आर्टिकल से, फिर बचे तो 2 और 4 ही ना, वैसे भी आंसर इसका बी है। लेकिन है ना, इस क्वेश्चन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक्चुअली एचसीएस मेंस में ना एक क्वेश्चन आया था कि ना फंडामेंटल ड्यूटी सप्लीमेंट फंडामेंटल राइट, ठीक है? ये यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी सप्लीमेंट करती है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है? यानी कि आप देख सको, और आप क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बारे में पूछा जा सकता है अगली बार मेंस में। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ प्रिपेयर करने पड़ते हैं। एक्चुअली इन क्वेश्चंस के अंदर डिबेट होती है, ठीक है? और डिबेट समझने के लिए आपको थोड़ा-सा इन केसेस के बारे में डिटेलिंग पता होना चाहिए, बेसिक्स बातें पता होनी चाहिए, जभी आप ऐसा आंसर दे सकते हो। जैसे कि अब ये क्वेश्चंस मैंने वहीं से ही रिकॉग्नाइज करा कि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कल को प्रीलिम्स में, क्योंकि मेंस में जब इन्होंने पूछ लिया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे सप्लीमेंट करती है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है? तो उसी तरह ही ये क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल अब हम समझते हैं इसको, इस डिबेट में क्या है। गोलकनाथ केस और मिनर्वा मिल केस है हमारे पास, ठीक? ये दोनों इसका आंसर है, ठीक? तो एक्चुअली आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमें क्या है? पहली बात तो रिजिड नहीं है, ठीक है? कि मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, हाँ चेंज हो सकता है वो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को हमें ध्यान में रखना है, ठीक? तो वही है कि गोलकनाथ केस में ये था कि ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, ठीक है? और वहीं मिनर्वा मिल केस में ये बोला गया कि आपका आ, कि बेसिक स्ट्रक्चर है ना उसको मेंटेन करना चाहिए, ठीक है? और है ना फंडामेंटल राइट्स और आपके फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस में हार्मनी होनी चाहिए बीच में, ठीक है? बैलेंस होना चाहिए। तो वही मिनर्वा मिल केस ने आपका किया था, तो इसलिए आपका 2 एंड 4 केस
2 और 4 बिल्कुल राइट है। बाकी मैंने डिटेल में सारे केस केस मेंशन कर दिए हैं, आप आराम से यहाँ से पढ़ लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ना, फंड डीपीएससी कैन नॉट टेक प्राइमेसी ओवर fundamental right, but balance is supreme. The constitution rests on the harmony and the balance between the fundamental right and DPSP। आराम से जाके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में भी आपको गिवन है, आराम से आप देख सकते हैं, ठीक। अनदर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ऑर्गेनाइजेशंस गिवन है और आपका की फीचर्स गिवन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को देखकर डरना नहीं है, ठीक है। वो क्वेश्चन बहुत इजी है। ऐसे हर पेपर में ना कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, अगर हम उनको पढ़े ना सिर्फ, तो ही हमारा आंसर करेक्ट हो सकता है, चाहे हमें आता हो या नहीं आता हो। फॉर एग्जांपल OECD, इसका देखो फुल फॉर्म क्या गिवन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसका की फीचर ये होना चाहिए क्या, इम्प्लीमेंट द केमिकल वेपन कन्वेंशन, नहीं, बिल्कुल करेक्ट, रॉन्ग पेयर है ये, ठीक है। यहाँ पे गिवन है ना, आपको मैच करना है कि ये पेयर सही से मैच है या नहीं है, तो पहला तो रॉन्ग हो गया पेयर। फिर दूसरा क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, ठीक, प्रमोट फ्री मार्केट पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो हो ही नहीं सकता ना केमिकल वेपन्स में, तो दो आपका वैसे ही गलत हो गए, तो बचा क्या आपका ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। और बाकी ना ये थोड़ी कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली सीईटी में ओईसीडी वाले में क्वेश्चन आया था, पहले आया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने, आप ये टेबल देख लो, चलो हिंदी में ही देख लेते हैं। ओईसीडी के बारे में गिवन है, उद्देश्य और भूमिका इनकी पढ़ लीजिएगा, मुख्यालय इनका कहाँ है, बेसिक बातें पता होनी चाहिए बस, फिर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे CWC है, रासायनिक हथियार संधि, ठीक है ना, इसमें क्या है, भारत हस्ताक्षरकर्ता है, इंडिया सिग्नेटरी है यहाँ पे, ठीक है, और भागीदार भी है, ये बात पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, जब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ो तो। अनदर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू अम्बाला एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ठीक, अम्बाला के डिवीजन में क्या क्या आता है, अम्बाला खुद एक डिस्ट्रिक्ट है, कुरुक्षेत्र है, पंचकुला है, यमुनानगर है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द डिवीजन सर्व्ड एज द वेन्यू फॉर द लॉन्च ऑफ हरियाणा का फर्स्ट स्टेट एनवायरनमेंट प्लान, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच वॉज ऑफिशियली अनवील्ड इन द पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी है कि दिल्ली एनसीआर में कितना पोल्यूशन चल रहा है, तो ये आप इनको मेंस के आंसर में भी मेंशन कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल कि एनवायरनमेंट प्लान क्या है हरियाणा के, ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना पोल्यूशन हमारे यहाँ हो रहा है, तो आप इस पॉइंट को मेंशन करिए, ठीक है। और ये स्पेशली ना डील करता है आपका ब्लैक कार्बन से, ब्लैक कार्बन जो सूट होता है ना, जो SOOT जिसे कहते हैं, ठीक, वो एक्चुअली PM 2.5 आपको पता ही है, मेन है पॉल्यूटेंट, ठीक है, तो इससे रिलेटेड है ये, ठीक है, याद रखिएगा ब्लैक कार्बन, ठीक है। तो सेकंड शेड्यूल बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, श्री CM सैनी साहब ने यही किया था, ठीक। एंड थर्ड स्टेटमेंट, अंडर द स्टेट्स रिसेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अ न्यू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज वाज इनॉग्रेटेड एट द खेरी रामनगर, ठीक है, लोकेटेड इन द अंबाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीजन, ये गलत है, अंबाला डिस्ट्रिक्ट नहीं, यहाँ होना चाहिए आपका कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में ये है, ठीक है। ये न्यूज़ में था, स्टेटेड पॉइंट है, ठीक है। और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट किस में आता है, अंबाला डिवीजन के अंदर आता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मतलब यहाँ पे मेंशन होता है ना कि इनोवेटेड एट द खेड़ी रामनगर विच इज लोकेटेड इन द अंबाला डिवीजन, तो करेक्ट स्टेटमेंट थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर है, ये आपके कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होती है। अनदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका नीति आयोग से रिलेटेड, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, ठीक है। अब आपने देखो, चाहे आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, स्टेट सपोर्ट मिशन, फिर भी आप इसका आंसर करिएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे करिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है, विद रेफरेंस टू द स्टेट सपोर्ट मिशन ऑफ नीति आयोग, ठीक है, बड़ी बड़ी इनकी लाइन्स है, डरिए मत, आराम से पढ़िए, क्योंकि जनरली एक बात याद रखना है, जो क्वेश्चन ज़्यादा बोलता है ना, वो जल्दी एलिमिनेट होता है, ठीक है। जैसे आप देखते हो जनरल भी अपनी लाइफ में जो ज़्यादा बोलता है जल्दी फंसता है, तो सिंपल है, ये भी ऐसा ही होगा। नीति आयोग, ठीक है, द मिशन प्राइमरी रोल इज टू रिप्लेस द फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन बाय मेकिंग द डायरेक्ट फाइनेंशियल एलोकेशन टू द स्टेट्स, ठीक। पहली बार आपको पता है कि नीति आयोग का फंक्शन है ही नहीं बजट एलोकेट करना, ठीक है। और अभी आपने रिसेंटली जो टीओटी का क्वेश्चन आया है, उसमें प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग का डिफरेंस था, ठीक है। और बेसिक ये नीति आयोग का हमें फंक्शन पता है कि वो एलोकेट नहीं करता बजट को, तो और SSM आपका किसका है, नीति आयोग का ही है,
तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो पहले ही गलत हो गया। बिल्कुल लॉजिक है, बिल्कुल करेक्ट लॉजिक है, इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक। फिर दूसरा है, इट एम्स टू असिस्ट स्टेट्स इन एस्टेब्लिशिंग द स्टेट इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन टू ड्राइव देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक। ये जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट यूजुअली राइट होती है। ठीक है, क्योंकि ये कुछ भी निशानदेही पैदा नहीं कर रही, कोई क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर रही। ठीक है। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, पहली बात तो हमें इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो एक तो इनकरेक्ट है ही। ठीक है, और एक सही है। ठीक है, तो आपके दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, तो दो ऑप्शन आपके पास रह गए, 50-50 चांस है। ठीक। और यार मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय द सेतु एस्टेब्लिश्ड विद इन द इंटर स्टेट काउंसिल सेक्रेटेरिएट। नहीं, ये गलत है, ये नीति आयोग का ही तो है, तो इसलिए ये थर्ड भी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट आएगा। तो यहाँ पे दो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में आपको ना कभी कभी बेसिक फंक्शंस पता होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जा रहा है तो पता होना चाहिए कि वैसा हो सकता है या नहीं हो सकता। सिंपल सी बात थी, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में। ठीक। स्टेट सपोर्ट मिशन एलोकेट नहीं कर सकता भाई, क्योंकि नीति आयोग का मेन फंक्शन ही नहीं है ये। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। फिर बेसिक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी से। एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको ना मैंने वेकअप शीट में मेंशन करा है कि बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आप उनको गलत कर रहे हो ना, तो वहाँ पे लिखना वेकअप शीट में। ठीक है, ताकि अगली बार आप ऐसी गलती ना करो कि ये क्वेश्चन है सब बच्चे ठीक करेंगे। ठीक। आइए देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट सेट द फोटोसिंथेसिस। ठीक, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। न्यूक्लियस द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिल्कुल गलत। कौन है पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, याद रखना। ठीक है, पढ़ा होगा बेसिस आपने। ठीक। तो आप इसको को पहली बात तो दो आपकी गलत है, दूसरा तो आप एलिमिनेट, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गए। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, स्टेटमेंट। सेल वॉल सेलेक्टिवली परमिएबल बैरियर, नहीं ये गलत है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का होता है, ये सेल वॉल का तो फुल्ली परमिएबल होता है। ठीक है, तो आप फोर्थ को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो क्या बचा आपके पास? 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। Another question. Consider the following statement with reference to the autonomic nervous system. ठीक है. The parasympathetic nervous system deals with the emergencies when the action must be quick and the powerful. और sympathetic division क्या होती है आपकी? Mainly concerned with monitoring the routine functions of the body. Actually जनरल दोनों स्टेटमेंट को स्वैप करा गया है। ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने डायग्राम अभी बता दिया आपको, आराम से आप देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इस क्वेश्चन में ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। ठीक, यहाँ पे आपको आंसर गिवन है, आप इसको आराम से जाके पढ़िएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी आपको गिवन है, पढ़ा होगा आपने ये कीवर्ड्स एनसीईआरटी में, फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट। ठीक, आराम से इसको देखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन। अब 14th क्वेश्चन का कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बी एन राव। ठीक, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली पे क्वेश्चन है। ठीक है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है, पहली बात जो आपका लक्ष्मीकांत में फुल वर्ड टू वर्ड आपको पता होना चाहिए। हर साल मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, अभी भी टीयू में पूछा है। ठीक, दूसरी बात जब हिस्ट्री पढ़ें, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह, तो भी इस चैप्टर को ढंग से पढ़ना है। अगर अभी तो क्वेश्चन जनरल इजी आ रहे हैं वहाँ पे, अगर डीप में क्वेश्चन आया तो भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी बेसिक क्वेश्चन में ही आएगा। क्योंकि जब आपको पता है वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको वन स्टेप अहेड जूट एग्जामिनर के पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगली बार क्या पता एग्जामिनर उससे एक स्टेप आगे बढ़ जाए, अगर उसी टॉपिक से पूछा तो। मेनली जो टॉपिक्स आ रहे हैं, पूछे जा चुके हैं, वो तो आपकी लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि ये पेपर है, मुझे वो करेक्टली आने चाहिए। ठीक, अब स्टेटमेंट देते हैं, ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द Constituent Assembly and prepared the initial draft of the Constitution. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। He later became the chairman of the drafting committee when Dr. B.R. Ambedkar resigned in 1949. पहली बात तो उन्होंने कभी रिजाइन नहीं किया, और he never became the chairman. ठीक, तो A is the correct option. Question number 15. Which of the following statement about the lithium ion battery plant in Sona, Haryana? ये की करेक्ट है। It produces 200 crore battery packs annually. पहली बात 200 करोड़, ये वर्ड ही फैक्चुअली भी गलत है। ठीक है, लॉजिकली भी कोई स्टेटमेंट ना गलत होती हैं, फिर 200 करोड़ कैसे हो सकता है? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग यूजली। और सेकंड स्टेटमेंट, द प्लांट इज सेटअप
अंडर द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। अ, ऐसी कुछ स्कीम्स है, एक्चुअली पुरानी स्कीम है काफ़ी, ठीक है, लेकिन न्यूज़ न्यूज़ में ये रहती है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जब भी आप क्वेश्चंस या आर्टिकल्स आएंगे ना दी हिंदू वगैरह में, तो इन स्कीम्स का मेंशन होता है। और आपने देखा हो कि अभी भी टीयू एटीयू एग्जाम में ना एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम आई थी, पीएलआई, ठीक है, वो भी 2020 के बजट में थी, ठीक है, वो हमने क्वेश्चन कवर भी किया था अपने टेस्ट सीरीज से पहले भी। लेकिन मैं बताना चाहूंगा इससे मतलब वो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड स्कीम थी, वो भी 2020 की थी, तो पूछी जा चुकी है। तो आप ऐसे कुछ स्कीम्स हो ना, जैसे जो बाबा न्यूज़ में आ रही हो, तो आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होना चाहिए। अब आपकी ड्यूटी क्या है, आपको ईएमसी के बारे में ना 2 से 3 लाइन का गूगल पे सर्च करना है और इनको नोट्स बना लेने हैं, ठीक, साथ-साथ, ठीक है? तो द बैटरी हैव हाई एनर्जी डेंसिटी एंड लो टॉक्सिसिटी एंड नो मेमोरी इफेक्ट, ठीक? अब करेक्ट पूछिए गया, फर्स्ट को एलिमिनेट करेंगे, डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट आता है बी, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक? अब बाकी आप यहाँ पे आराम से देख भी सकते हैं, ठीक? यहाँ पे मैंने टेबल बना के सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अनदर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग fall within the purview of the freedom of speech expression as granted by the आर्टिकल 19, ठीक? आर्टिकल 19 के अंदर कौन कौन सा आता है, ये सारी लिस्ट ना आपकी ना दी लक्ष्मीकांत में मेंशन है, ठीक है, काफ़ी बड़ी लिस्ट है वहाँ, तो वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, कल को है ना ऐसे ऑप्शंस बना के आपको एलिमिनेट करने पड़ते हैं डायरेक्ट, इसलिए राइट टू स्ट्राइक यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे और लिस्ट में कुछ मेंशन भी कर दिया, फॉर एग्जांपल कि राइट टू प्रोपोगेट वंस व्यूज एज द व्यूज ऑफ अदर, फ्रीडम ऑफ प्रेस वगैरह, ये सब ना आपके मेंशन है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ना बार बारी जजमेंट्स आती है ना, उनके अंदर ये सब मेंशन होती हैं बार बारी, ठीक। तो इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा वन बाय वन। और राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट द राइट टू स्ट्राइक, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक। लक्ष्मीकांत में गिवन है, आराम से वहां से देखिएगा। अनदर क्वेश्चन, which of the following directive principles was added by the 42nd constitutional amendment, right? 42nd, ठीक है, to secure opportunities for the healthy development of children, हाँ करेक्ट है, 39 आर्टिकल है ये। to promote the equal justice and to provide free legal aid to poor, करेक्ट है, 39 ए है, ठीक है। इसलिए और य- ये दोनों तो हैं बट ये दोनों नहीं है। एक्चुअली आपकी 4 मेजर अमेंडमेंट हुई हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, ठीक है। आइए एक बार आपको देख भी लेते हैं हम सारी, ठीक है। 42nd, 44, 86 एंड 97, इस चारों की चारों मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन है भी, ऐसे भी आ सकता है कि 43 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, 43, 43 ए, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको वर्ड टू देखो, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो आर्टिकल वाइज वर्ड टू वर्ड आपको पता ही होना चाहिए। क्वेश्चंस ऐसे आए एचसीएस में, जैसे पूछ लिया गया कि 39 ए का कौन सा है, मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, ठीक। और बाकी आप 97 अमेंडमेंट करो ना, इससे रिलेटेड 2 बातें और याद रखना, एक पार्ट 9 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और एक आर्टिकल 19(1)(c), ठीक है। 3 अमेंडमेंट हुई थी, इसके अंदर ना 3 मेजर पार्ट है, 43 बी, 19(1)(c), 9 बी। तो ऐसा अगर थोड़ा लिंकेजेस वे में पढ़ा कीजिए, आसान रहता है, ठीक। आइए अनदर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ, यहाँ पे ना आगे प्रोविजंस गिवन है और किस कंट्री से हमें ये मिले थे। लक्ष्मीकांत में सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है, उसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़िएगा, ठीक है। वहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, फंडामेंटल राइट्स आपका यूएस से है, ठीक है, ना कि फ्रांस से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ठीक है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटेन, ठीक है। क्योंकि हमने जो हमारा पॉलिटिकली जो है ना, ज़्यादातर में सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया है, और पॉलिटिकली जो है हमारा वो आपको 1935 एक्ट से है, ठीक है। और फिलोसफिकली हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है और यूएस से काफ़ी लिया है, जो हमने प्रोविजन है हमारे, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन का 1935 थोड़ा बहुत याद रखिएगा। और कैबिनेट फॉर्म जैसे पॉलिटिकली आपका ब्रिटेन हो गया, और आपका ये जो फिलोसफिकल है यूएस से और आयरलैंड से, ठीक। अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्लास 8 एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बायोलॉजी को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि 2024 में ना मेरे ख्याल में 8 से 9 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से थे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि
एक सब्जेक्ट की तरह भी कभी कभार ऐसे साइंस से पूछ लेता है UHPSC, ठीक है, तो याद रखिएगा। लैक्टोबैसिलस इज अ बैक्टीरियम दैट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क। बिल्कुल करेक्ट है, बेसिक है, ये तो सबको पता होता है। यीस्ट इज यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्री बिकॉज इट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे करेगा? CO2 करेगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, दो स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग, तो COD आपका एलिमिनेट हो गया। The bacterium Rhizobium lives in the roots nodules of the leguminous plant and help in nitrogen fixation। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और वैसे दो बातें और इस पॉइंट में हैं आपकी। पहली बात तो ये कि ये जो बैक्टीरियम है ना, ये आपका सिम्बायोटिक रिलेशन फॉर्म करता है, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ, ठीक है, सिम्बायोटिक, ठीक है, एक तो ये याद रखिएगा। दूसरी क्या है, अब बात नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल को अच्छे से प्रिपेयर करिए, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, बाकी मैंने मेंशन भी कर दिया, आप आराम से इसको पढ़ लीजिए, हिंदी मीडियम में भी यहाँ पे गिवन है और आपका इंग्लिश मीडियम में भी आपको PDF में मिल जाएगा। ठीक, अनदर क्वेश्चन, अगेन बायोलॉजी पे क्वेश्चन, मेरे ख्याल में क्लास 8th या 9th में शायद ये। फ्लोएम मूव्स वाटर एंड द मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल टू लीव्स। ठीक है, ये काम जाइलम का है, ना कि फ्लोएम का। और जाइलम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्वैप करा गया इन दोनों को, यहाँ पे फ्लोएम आना चाहिए था, यहाँ पे जाइलम आना चाहिए था। 1 और 2 आपका दोनों करेक्ट नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रांसपीरेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा ऑफ प्लांट। करेक्ट स्टेटमेंट है। और ये जो है ना, ये जो है आपका, जैसे यार ट्रांसपीरेशन है ना, इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ये आपका जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है ना फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये आता है किसमें आधार पर? ट्रांसलोकेशन, याद रखिएगा। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया? नॉट करेक्ट। ये हमेशा याद रखा, करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट कर रखा है, क्योंकि जल्दबाजी में हम ऐसे क्वेश्चन गलत कराते हैं, ठीक है ना। तो 1 और 2 यहाँ पे नॉट करेक्ट है, थर्ड आप ही करेक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि एग्जाम टाइम बहुत प्रेशर होता है, ऐसे कुछ गलतियों से 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो जाओ, मतलब कि आप बाहर है रेस से। तो और है ना, वेकअप शीट में लिखना है अगर आप में गलती करी है तो, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, Meenakshi Huda recently seen in news. Consider the following statement. Meenakshi Huda won the gold medal in the 48 kg category at the World Boxing। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, हराने के लिए वो अच्छी बात है ये। शी इज द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन गोल्ड एट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप फ्रॉम हरियाणा। ऐसा नहीं, मीनाक्षी हुड्डा हेल्स फ्रॉम द रूरल विलेज इन रोहतक डिस्ट्रिक्ट। हाँ बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, 1 और 3 इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी मैं थोड़ा डिटेल में भी इसके बारे में लिखा है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा टेबल में, ठीक है, ये हिंदी में मेंशन है। हाँ, इंग्लिश में आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने डिटेल में मेंशन कर दिया आपको, इस टेबल को जाके पढ़ लीजिए, कुछ और फैक्ट्स भी हैं इसके अंदर, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स गिवन है कुछ, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन गिवन है, आपको ये देखना है कि ये ठीक है या गलत है, करेक्टली मैच है या नहीं। सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में और US में दोनों में नहीं, दोनों में नहीं है, क्योंकि इंडिया में है, US में डुअल सिटीजनशिप होती है, वहाँ स्टेट की अलग होती है, वो दूसरी अलग होती है, सेंट्रल की, ठीक। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू वोट विदाउट प्रॉपर्टी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, इंडियन पार्लियामेंट इज सुप्रीम और जुडिशरी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जब तो जुडिशियल रिव्यू वगैरह है, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ मेन है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास काफ़ी पावर है, ठीक है, ये गलत नहीं है। बट बट अगर जुडिशियल रिव्यू भी तो है हमारे पास, ठीक है, याद रखिएगा। रूल ऑफ लॉ, बोथ सिटीजन एंड द गवर्नमेंट आर इक्वली सब्जेक्ट टू लॉ। हाँ, ये हमारे बहुत अच्छी बात है कि रूल ऑफ लॉ है गवर्नमेंट के लिए भी और सिटीजन के लिए भी। जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट्स कैन स्ट्राइक डाउन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। हाँ बिल्कुल, कोर्ट टाइम टू टाइम करता था जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो आपके यहाँ 3 ठीक है, ठीक है, आपके सेकंड, 4 एंड 5th, बाकी मैंने PDF में एक्सप्लेनेशन गिवन है, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हो आराम से। अनदर क्वेश्चन, द preamble to the Indian Constitution is not enforceable in a court of law। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है, ये डायरेक्टली एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में प्रियम्बल, ठीक, करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2, प्रियम्बल इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है, एंड कैन बी यूज्ड बाय द जुडिशरी टू एड, ठीक है, याद रखिएगा, टू एड इन द इंटरप्रिटेशन के वक्त ऑफ द एम्बिगुअस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ये बिल्कुल ठीक है। केशवानंद भारती केस ने ये कहा था कि जुडिशरी को अगर इंटरप्रिटेशन के लिए यूज करना पड़े प्रियम्बल का तो उसका वो यूज सही होगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन हमें यहाँ ये भी ऑप्शन गिवन है, क्या ये इसको एक्सप्लेन करती है? तो एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक, और बाकी टेबल में मेंशन है, आराम से केशवानंद भारती केस का थोड़ा सा इस पर पढ़ लेना। ठीक, another question, which of the following commissions committee accepted language as the criteria for the reorganization of the state? ठीक, लैंग्वेज का सिर्फ और सिर्फ फाजिल अली कमीशन ने किया था। ठीक है, तो आपका आंसर बन जाता है यहाँ 3, सी इज द करेक्ट आंसर। 25th क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है एचसीएस में बेसिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, आप मेरी पीवाई की वीडियो पे जाके देखना। ठीक है, प्रीलिम्स की एचसीएस के मैंने बताया भी आपको पहले भी। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? आपकी कोर एसेंशियल वैल्यूज है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, एक लिस्ट ऑफ टेबल भी मेंशन है लक्ष्मीकांत में, वहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, कि सेक्युलर करेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, एक बार उसको भी रेफर करना है आपको। और एक केशवानंद भारती केस है। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है ना आपका लक्ष्मीकांत में, उससे पहले वो 2-3 पेज है स्टार्टिंग के, वो पूरी डिबेट को जरूर पढ़ना है और फिर 2 से 3 पेज के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मेंस के लिए भी काफी यूजफुल है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। सेक्युलर करेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, ये मेंशन्ड है। सोशलिस्टिक स्टेट, एक्चुअली ये क्वेश्चन इजीली सॉल्वेबल था। अगर अगर डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करना चाहें कर सकते थे, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पे लिखा है सोशलिस्टिक, सोशलिस्ट स्टेट। ठीक है, सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जहाँ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, स्टेट करती है, जिसके अंडर स्टेट के हों। लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं है। अगर ये होता तो हम प्राइवेटाइजेशन कैसे होता है, एलपीजी रिफॉर्म्स कैसे होते हैं, इंडस्ट्रीज कैसी होती हैं। ठीक है, तो इंडिया में तो ऐसा नहीं है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो थर्ड को फिर ऐसे एलिमिनेट करेगी, आपको डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपका मेनका गांधी केस में भी हुआ था। और मैंने कहा ये आया तो थोड़ा सा एक और चीज बता देता हूँ, गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, इसको याद रखना, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21, इस तीनों का मिला क्या होता है? गोल्डन ट्रायंगल। ठीक है, मेनका गांधी केस, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस। ठीक है, हाँ, जजमेंट में काफी यूज हुआ था। ठीक है, कोर्ट ने दिया था ये वर्ड, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स वर यूज्ड टू डिफाइन इंडियन रिपब्लिक? ठीक, इंडियन रिपब्लिक के लिए कौन कौन से एडजेक्टिव यूज करे गए हैं, लेकिन कब की बात कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इस बात को याद रखना, यानी कि 1950s के टाइम की। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। ठीक, तो और दूसरी बात, सोशलिस्ट और आपका जो सेकुलर है, ये आपका कहाँ से आए? 42nd अमेंडमेंट से आए। ये तो बाद में आए थे 1976 का टाइम। ठीक है, तो आप 1 और 3 को हटा लीजिए, आंसर आपका डायरेक्ट आ जाता है 20 द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन, कामचटका पेनिनसुला इन रशिया के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? आपको याद होगा 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था मेरे ख्याल से उस टाइम। न्यूज़ में काफ़ी था, काफ़ी एडिटोरियल्स में कवर था ये। ठीक है, और उसकी लोकेशन पूछी गई है। जो भी चीज़ें न्यूज़ में हों, ठीक है, उनकी लोकेशन एक बारी मैप में जाकर जरूर देख लो। ठीक है, ये प्रैक्टिस अभी से आदत डाल लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है, आइए थोड़ा मैप में देखते हैं इसको। इट इज लोकेटेड बिटवीन द बेरिंग सी, ठीक है, और पैसिफिक ओशन। और वेस्ट में क्या है आपका? ठीक है, सी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आपका आराम से देख लीजिए। अनदर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू लिपिड्स। ठीक है, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब कि भागते हैं वाटर से। ठीक है, फोबिक मतलब डर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे आप एलिमिनेट करिएगा, आपका बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी है, बाकी फिर पढ़ भी लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स अकर इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। द पैथोजेंस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है, वो पैथोजेंस होते हैं आपके। रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द एड्स इन द ह्यूमन रिलाई ऑन द लिपिड्स टू गेन एक्सेस टू देयर होस्ट सेल, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मेनली बात यह है कि लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक। ठीक, याद रखिएगा। अनदर क्वेश्चन,
आपके जीएम क्रॉप्स पे, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी आया है रिसेंट में, आपका एडीओ में आया था अभी, ठीक है, जीएम के बारे में, जीएम क्रॉप्स के बारे में, एग्रीकल्चर रिलेटेड भी एक टॉपिक है, ठीक है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब भी आप जैसे अभी तक ना साइंस से ना ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछ रहा है एचपीएससी, ठीक है, आपको पता होगा। और जो कुछ क्वेश्चन आते हैं ना आपके करंट से साइंस में, वो ज़्यादातर स्पेस से आते हैं, ठीक। अगर थोड़ा सा चेंज अगर एचपीएससी करता है, तो मेरे ख्याल से आपको बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए। एटलीस्ट इसके जो करंट अफेयर मैगज़ीन आती है ना, विज़न वगैरह की, ये कोई भी कोचिंग की 1 साल की जो यूपीएससी की मैगज़ीन आएगी ना, उसमें बायोटेक्नोलॉजी से जितने भी सारे हों ना, 10, 12, 15 न्यूज़ सारे को ही पढ़ लीजिएगा पेपर से पहले, ठीक है। एक बायोटेक्नोलॉजी, एक एआई, एक नैनो टेक्नोलॉजी, ये 3 ज़रूर मुझे लगता है कि इन पे क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं फ्यूचर में, ठीक, याद रखिएगा। हाँ। Which of the following bodies is the apex regulator of the approving the commercial release of GM crops in India? It is GEAC, Genetic Engineering Appraisal Committee. ये कहाँ पे आती है आपकी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। याद रखिएगा, साइंस एंड टेक्स से मत कर दीजिएगा इसको, ठीक है, काफी कंफ्यूजन होती है इसमें। अनदर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द बायोइथली पॉलिसी, ठीक है, न्यूज में रहती है, ठीक, ये पॉलिसी आर्टिकल्स में भी आती है, और बायोटेक्नोलॉजी साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, वो ये अगर मान लो कोई ऐसे भी आता है मेंस में, तो भी आपको ये मेंशन करना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ इसके बारे में। बेसिकली गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर अ बायो रेवोल्यूशन, ठीक है, बायो रेवोल्यूशन के लिए सिमिलर टू आईटी रेवोल्यूशन जैसे आया था, तो आप समझ सकते हो इसका इम्पोर्टेंस, ठीक है। इसमें भी दो है, एक तो पॉलिसी होगी आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, इसमें की कंसेप्ट है बायो फाउंड्रीज, ठीक। ऐसे कंसेप्ट डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय बायो फाउंड्रीज, और चांस स्टेटमेंट आपको दे दी कि ये ठीक है, ये गलत है। मेनली लार्ज स्केल फैक्ट्रीज के लिए होती है, ठीक। थोड़ा सा इतना सा याद रखिएगा, कोई भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। बायोराइड स्कीम, ये स्पेशली आर&डी से रिलेटेड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, ठीक है। एक बार इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना और यहाँ से मेंस के नोट्स में इसको ऐड ऑन करना, ठीक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, इट एम्स टू अचीव अ बायो इकोनॉमी ऑफ 1 ट्रिलियन बाय 2030। भाई 1 ट्रिलियन बहुत बड़ा होता है। ऐसे भी कुछ बड़े फिगर्स आते हैं ना, तो इजीली आपको पता लग सकता है भाई ये गलती होगा यूजुअली। एक्चुअली इसका आंसर है $300 बिलियन, ठीक। फर्स्ट स्टेटमेंट अभी करते, ट्रिलियन तो बहुत ज्यादा होता है। इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो फंड्रीज टू फैसिलिटेट हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। सेकंड इज करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री गलत है। डिपार्टमेंट ऑफ, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक में आता है आपका, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये रामसर साइट्स के बारे में अभी सितंबर में रिसेंटली जो करंट अफेयर मैंने आपको कहा था ना, इस बार हम सितंबर में करंट अफेयर प्रिपेयर करेंगे, तो वहाँ मेजर न्यूज़ ये भी थी, गोकुल जलाशय उदयपुर झील वर रिसेंटली एडेड एज अ वेटलैंड इन रामसार लिस्ट, ठीक है। रामसार लिस्ट क्या होती है, ये जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। आ, गोकुल जलाशय आपका ना ऑक्सबोल लेक है, थोड़ा सा इसको, ऑक्सबोल लेक क्या होता है ज्योग्राफी की टर्म है, ठीक। वहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं पूछूंगा आपसे ज्योग्राफी के, हम रिवाइज करेंगे, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए ऑक्सबेल लेक क्या होता है, ऑक्सबोल लेक, सॉरी, बोफ, BOW, ठीक है, OSBOW, ठीक। बोथ ऑफ दिस न्यूली डेजिग्नेटेड साइट्स आर लोकेटेड ऑन इन दिस साइड स्टेट ऑफ बिहार, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। विद दिस एडिशन, टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इंडिया हैज रिच्ड 93, हाँ, और मेंटेनिंग इट्स हाईएस्ट पोजीशन। साउथ एशिया और एशिया दोनों में इंडिया की हाईएस्ट पोजीशन है, ठीक, रामसर साइट्स में। और वर्ल्ड में किसके पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, ठीक है, थोड़ा गेस करना, वैसे बता देता हूँ, यूके है, ठीक है, यूके हाईएस्ट नंबर ऑफ साइट्स वर्ल्ड में। अनदर क्वेश्चन, लिविंग वेज ऑफ वर्कर्स, आर्टिकल नंबर 47, 47 नहीं, ये 43 है, ठीक है। करेक्टली मैंने कहा है ना, इसको आप वर्ड टू वर्ड प्रिपेयर कर लिएगा, इन कुछ चैप्टर्स को पहले ही बताया आपको। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 43A नहीं 43B, अभी हमने पहले भी पढ़ा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी से कौन सा अमेंडमेंट में हुआ था, इट इज 97th अमेंडमेंट, ये कौन सा पार्ट 9B, ठीक। ऐसे कुछ ऐसे लिंक है जिसमें पढ़िया करिए। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल नंबर 39 है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और आपका फर्स्ट रॉन्ग है, आपका सेकंड रॉन्ग है, ठीक है। अगर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, डीएनए के बारे में पूछा गया है, ठीक है, कि डीएनए इज फाउंड ओनली, ठीक है, ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। भाई ऐसा नहीं है,
इट इज एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ डीएनए इज इन न्यूक्लियस, ठीक है। बट और कुछ स्मॉल अमाउंट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ठीक है। और प्लास्ट में तो क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अनलाइक न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहेरिटेड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द मदर। क्या एक्सक्लूसिवली फ्रॉम मदर होता है? हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। यूजुअली जो डीएनए है वो न्यूक्लियर, मदर और फादर दोनों से होता है न्यूक्लियर डीएनए जो आपका होता है, ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है ना, एक्सक्लूसिवली फॉर मदर होता है, ठीक है। बाकी मैं डिटेल में मेंशन भी कर दिया, वहां से पढ़ लीजिएगा। डीएनए कैरीज जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस फॉर द डेवलपमेंट, फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है डीएनए की, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपके 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। अनदर क्वेश्चन, मैच करना है डिसीज और सिम्टम। सिम्टम पहले भी क्वेश्चन आया है, तो ऐसी इस डिसीज में ना आपको और एक चीज ऐड ऑन करनी है। अ, इस चीज में याद रखिएगा, जब आप डिजीज प्रिपेयर कर रहे हो ना, एक तो एनसीईआरटी वाली कवर करनी है सारी, ठीक। एक आपको ऐसा करना है आखिरी में, फिर वही करंट अफेयर ईयरली मैगजीन आती है, पीटी 365 या कोई भी किसी भी कोचिंग की या दृष्टि की उठा लीजिए, उसमें ना सारी डिसीज मेंशन होंगी। एक बार उन डिसीज को थोड़ा सा ये पढ़ लेगा, डिसीज उनके सिम्टम, ठीक है। और कुछ स्पेशल वैक्सीन वगैरह इनसे रिलेटेड हो तो वो इतना कर लीजिए, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा एचपीएससी का, ठीक। बाकी टेटनेस, इसका आंसर डी है। टेटनेस आपके लिए होता है लॉकजॉ, ठीक है। और आपका ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, कफ हो गया, टीबी, ठीक है। और बाकी ना एचपीएससी में जब ये ऑप्शन वाले जो आते हैं ना, जब आपको मैच करने पड़ते हैं, ठीक है। यूजुअली अभी तक एचपीएससी में देखा है कि टीओ एटीओ में भी और एचसीएस में भी यूजुअली अगर आपको एक भी आता हो ना, तो भी आप काफ़ी ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैच दी फॉलोइंग्स में थोड़ा देखिए, काफ़ी क्वेश्चन में सिमिलैरिटी, और टीओ एटीओ में तो काफ़ी में अगर आप एक का ही पता तो काफ़ी डायरेक्टली आंसर आया है आपका, ठीक। इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको गिवन है, आपको ये देखना है कि वो करेक्टली मैच है या नहीं है। 26th अमेंडमेंट क्या कहता है? इट कर्टेल द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली 26th अमेंडमेंट है आपका एबोलिश द प्राइवेट पर्स, ठीक है। जैसे जो पहले राजा रजवाड़े थे, उनको पेमेंट होती थी ना इंडिपेंडेंस के बाद प्रिवी पर्स की, तो वो उसको एबोलिश करा गया था 26th अमेंडमेंट में, ठीक। वही 25th अमेंडमेंट जो है वो कर्टेल द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक। इसमें ना एक और बात है कि इसके साथ कि जैसे आपका डीबीएसपी के आर्टिकल है 39 बी और 39 सी। 39 बी क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। वहीं 39 सी क्या कहता है? प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। ये इनको प्राइमेसी देता है, ठीक है, ओवर आर्टिकल नंबर 14, 90 एंड 31, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ पे डीपीएसपी को प्राइमेसी मिलती है ओवर दी फंडामेंटल राइट, ठीक। वैसे तो यार ये 25th अमेंडमेंट काफ़ी बड़ा है, आप इसको डिटेल में पढ़िएगा। एक्चुअली यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिएगा 25th अमेंडमेंट के साथ 24th अमेंडमेंट भी देखना, ठीक है। 5-10 मिनट में सब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। और इसके साथ ये आपका किस में ऐड हुआ? फिर आर्टिकल 31 सी में, ठीक है। इसके साथ ही फिर केशवानंदा भारती केस भी है, उसको भी देखना, ठीक है। तो आपको ये सब जाके होमवर्क है आपका, ये आपको करना है, ठीक है। ओके, ये काफ़ी लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना 24th, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 31 सी आर्टिकल, ठीक। इसको पढ़ना और केशवानंदा भारती केस इसके साथ ही पढ़ना, ठीक। आपको क्लैरिटी होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। 91st अमेंडमेंट क्या कहता है? लिमिट ऑन द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ, कितना लिमिट हुआ है? 15%, 15%, ठीक है। इसको याद रखना 15% को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द context of the Indian Constitution, consider the following statement regarding the fundamental duties, ठीक। They are incorporated in part 4, part 4 है, बट part 4 है, ए याद रखना, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो गया, बाकी तो 42nd अमेंडमेंट ठीक है। द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड बाय द 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नहीं, 85th नहीं है, 86 है। 86 और क्या थी वो? 6 to 14 ईयर्स की एजुकेशन से रिलेटेड था, ठीक। 86 वैसे किससे रिलेटेड है? आपका है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी से रिलेटेड, यानी कि प्रमोशन SC ST, ठीक है। इसके बारे में भी याद रखना।
एससीएस में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अमेंडमेंट पे क्वेश्चन आ रहे हैं, पुरानी अमेंडमेंट से पूछ रहे हैं और रिसेंट की पूछ रहे हैं, ठीक है, याद रखना। अनदर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, ठीक है, जब इमरजेंसी पढ़ो तो 356 भी पढ़ना है, 360 भी पढ़ना, ठीक है, याद रखना, कोई जरूर पढ़ना, ठीक। अब हम नेशनल इमरजेंसी का क्वेश्चन है तो उस पर डिस्कस करते हैं। नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड ओनली 3 टाइम्स इन इंडिया। पता है कब हुई थी, याद करो। एक तो अब इंडो चाइना वार के टाइम, ठीक, 1962। फिर यहाँ पे कब हुआ कि इंडो पाकिस्तान वॉर, ठीक है, 71 के पास। फिर एक उल्टी जो न्यूज से पिक्चर से बनी 1975 इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, ठीक है, ठीक है, 3 बारी हुई, देखो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। क्या सिर्फ 2 पे नहीं, एक और भी है, वो क्या है, तीसरा क्या है, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। वो इसके साथ साथ एक और वर्ड, एक और बात याद रखनी चाहिए जब ये पॉइंट आप पढ़े, 44th अमेंडमेंट, कौन सा, 44th, उसने क्या किया था, रिप्लेस किया था ना वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस, हट गया था, फिर आपका आया था आर्म्ड रिबेलियन, ठीक, इस बात को भी याद रखना। The president can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from the prime minister। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर के साथ एक्चुअली ये पूरी कैबिनेट का होता है, कैबिनेट में आगे प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स दोनों आते हैं, ठीक, याद रखना। ठीक, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है, तो आपकी ये स्टेटमेंट गलत होगी, तो आपकी वन स्टेटमेंट इज ओनली राइट। यहाँ पूछे कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है आपकी, बाकी दोनों गलत है। Another question, which of the following commissions or committee recommended the conventions of governor acting as the chancellors of universities and holding statutory positions should be done away with and his role should be confined to the constitutional provision only? Actually इसका आंसर है पंची कमीशन, लेकिन आपको ये सारी पढ़नी है क्योंकि ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं इम्पोर्टेंट, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैंने मेंस का क्वेश्चन जब आपका मेंशन करा, अभी आपको फेडरलिज्म पे जो क्वेश्चन बताया है ना आपको यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हो, उसमें मैंने मेंशन भी किया सरकारी कमीशन वगैरह का। जैसे कि हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल गवर्नर का केस लो, ठीक है, सरकारी कमीशन ने क्या कहा था कि 356 आर्टिकल को बिल्कुल लास्ट रिजोर्ट पे यूज करना चाहिए, ठीक। वहीं आपकी राजमंजन ने क्या कहा था कि इसको एबोलिश कर दो 356 को, तो ठीक है, और रेजिडरी पावर्स भी स्टेट्स को दो। तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं, आप अपने आंसर्स में मेंस में यूज होंगी। तो और है ना, लक्ष्मीकांत ने ही गिवन है 10-12 पॉइंट है इनके बारे में, और आपको एक सिंगल लाइनर नोट्स बना लेने हैं, 1 पेजर, उसमें सारी कवर हो जाएंगी, ठीक है। मेन बात है कि रिकमेंडेशन क्या क्या थी, उनके क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको। हाँ, अनदर क्वेश्चन, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फिर 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2023 में हुई। एक्चुअली अभी भी ना रिसेंट भी एक क्वेश्चन आया था टीओ एटीओ में, रिसेंट वाली ही अमेंडमेंट में। एक्चुअली मैंने ना आपके लिए एक टेबल बना दिया है, अब आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2014 से आपका बना दिया है, ठीक है, 2014 से, जैसे 99th अमेंडमेंट हो गया, फिर वो सब्जेक्ट्स किससे रिलेटेड है, अमेंडेड आर्टिकल्स कौन कौन से हुए, फिर प्रोविजंस उसमें क्या क्या है, जैसे कोलेजियन सिस्टम हो गया, इसमें 100 अमेंडमेंट में क्या हुआ, 101st अमेंडमेंट में क्या हुआ, जीएसटी, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो मैंने अभी तक जो हुए ना मेन, आप वो सारी 106 तक आपको बना दिया गया है टेबल, ठीक है। यही टेबल आपका हिंदी में भी है, आप देख सकते हैं, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों में है टेबल, आप आराम से देख लीजिएगा, मैंने आपकी पीडीएफ में अटैच कर दी है, ठीक। आइए क्वेश्चन अब लौटते हैं। इट मैंडेट्स 33% ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एक्चुअली राज्यसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नहीं है, असेंबलीज में है, लोकसभा में, ठीक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी हो जाती है रॉन्ग। द रिजर्वेशन विल कम इनटू इफेक्ट इमीडिएटली आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द करंट लोकसभा। पर ऐसा नहीं है, इट इज आफ्टर द सेंसस एंड डिलिमिटेशन, जो आपकी हो जाएगी तब होगा ये, ठीक है। बाकी आंसर में पढ़ लीजिएगा। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शेल रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। तो ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अनदर क्वेश्चन, NJAC 99th Constitutional Amendment Act 2014 NJAC was declared unconstitutional by the Supreme Court, ठीक है। हाँ, क्यों हुआ था भाई, क्योंकि ये वायलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी।
ठीक है। और आज भी ना जैसे 20, आज है 27 नवंबर, आप एक बार दी हिंदू पे जाके देखिए, सीजीआई ने इसके बारे में बोल रखा है अभी न्यूज में ही, बड़ी बड़ी हेडिंग आई हुई है। ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक है। आज जैसे 27 नवंबर में ये मेंशन है, सीजीआई ने इनको बोला है 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, एनजेईसी के बारे में। तो कल को एचसीएस ये एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है ना, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ठीक है। आज की न्यूज़पेपर देखना, इसको थोड़ा सा पढ़ना भी, क्या कहा, कैसे कहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विद रेफरेंस टू द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। द फर्स्ट स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरूवेट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, या साइटोप्लाज्म आना चाहिए। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है। डिफरेंट एनसीईआरटी में ग्लाइकोलिसिस। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, नहीं, एक्चुअली ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ दिस सेल। ठीक है। तो लॉजिकली भी है कि एग्जामिनर ने चेंज करा होगा। ठीक है। ये यहाँ आएगा और ये यहाँ पे आएगा। ठीक है। और ये क्या एरोबिक रेस्पिरेशन के होस्ट में होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो क्या याद रखना, ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ दिस सेल। ठीक है। लॉजिकली भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है। ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि एनारोबिक। ठीक है। इनर मसल सेल्स पायरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, इस वजह से होता है आपका मसल क्रैम्प्स होते हैं ना। तो देखो करेक्ट स्टेटमेंट है थर्ड, यहाँ पे ओनली थर्ड है। ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू द सेल ऑर्गेनेल्स consider the following statement. Mitochondria and plastids are strange organelles because they have their own DNA and ribosomes। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। राइबोसोम्स क्या होते हैं आपके, क्या करते हैं, वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है। The digestive enzymes found in lysosomes are synthesized by smooth endoplasmic reticulum, नहीं, यहाँ रफ आना चाहिए। ठीक है। और स्मूथ किस लिए होते हैं, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था एक लिपिड्स। ठीक है। फैटी फैट्स वगैरह का। ठीक है। फैट्स स्मूथ होते हैं तो ऐसे याद रखना वो लिपिड्स वाला है। ठीक है। स्मूथ वहाँ आएगा। और यहाँ पे ये क्या प्रोटीन, प्रोटीन चाहिए होता है, प्रोटीन का रफ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक। इन द प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू दिस सेल। रफनेस प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। सेल सैप में यहाँ पे क्या होता है, आपके मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर ठीक है आपका, आपका आंसर क्या, कौन सा ठीक है, ये थर्ड आपका ठीक है और वन आपका ठीक है, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। अनदर क्वेश्चन। दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना, काफी बार न्यूज में था, लोकल न्यूज़पेपर में देखो बाबर न्यूज आ रही है इसकी। ठीक है। गवर्नमेंट, ठीक है, पब्लिश कर रही है इसको। दिस दिस स्कीम प्रोवाइड्स अ मंथली फाइनेंस असिस्टेंस ऑफ 2100 टू एलिजिबल वुमेन इन द स्टेट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। To be eligible for the benefits under the scheme, a woman must be 21 years, नहीं 23। ठीक है। The verified annual family income of the beneficiary must not exceed 1.80 lakh, नहीं भाई, इसको 1 लाख है ये। ठीक है। ये याद रखना। यूजुअली भी होगी, ज़्यादातर स्कीम से 1.8 होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 है। Applications of for this schemes are processed through the Lado Lakshmi app developed by the Hydros। हाँ बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। ठीक है। यानी कि 1 and 4 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट है, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है आपकी। अदर क्वेश्चन 46 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368, यानी कि 368 में नहीं आती। एक तो टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप है, इंक्लूजन ऑफ, और कौन सी है दूसरी, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट। दी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और क्या क्या 368 में आती है। ठीक है। अब कल को मान लो क्वेश्चन पे भी आ सकता है। ठीक है। वैसे तो लक्ष्मीनाथ में गिवन है, तो इसमें 2 आती हैं। ठीक है। एक तो आपकी आती है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है। रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स का भी होता है। ठीक है। तो इसमें क्या, चलो पहले देखते हैं स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपकी फंडामेंटल राइट्स होगी, डीपीएसपी होगी। वही रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स में क्या क्या होगा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है।
और या फिर डिवीजन ऑफ पावर ऑफ यूनियन और लेजिस्लेचर में, यूनियन और स्टेट में, सॉरी, ठीक है। तो ये सब आपकी आती है रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट प्लस स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट वाले में आपका हो जाता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी होगी, ठीक। तो इसको याद रखना, इस चैप्टर को आराम से पढ़ना ढंग से, लक्ष्मीकांत से। अदर क्वेश्चन, consider the following statement regarding the Faridabad division in Haryana. It was constituted as a new administrative division in 2017. हाँ बिल्कुल करेक्ट है। एक और भी हुआ था, वो क्या हुआ था, करनाल डिवीजन, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। इट कम्प्राइज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फरीदाबाद, पलवल, न्यू, ठीक। प्रायर टू द फॉर्मेशन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीजन वर पार्ट ऑफ रोहतक। पहले रोहतक में था नहीं भाई, पहले गुरुग्राम में था, ठीक है। तो ये आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 1 और 2 आपका करेक्ट है, 47D, ठीक। अनदर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू स्टेट एनवायरनमेंट प्लान, अभी हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन देखा था ना अभी, तो उस पर डिटेल में क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में हुआ। द प्लान वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह सैनी ड्यूरिंग अ स्टेट लेवल फंक्शन इन द पंचकुला ब्रीफ स्टेटमेंट। हरियाणा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट अ डुअल स्ट्रेटजी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मेंस के लिए भी, that focuses on reducing the both carbon dioxide and the short lived पोल्यूटेंट। कौन कौन से होते हैं, ये ब्लैक कार्बन होगी, मिथेन होगी, और कौन सा होता है, HFCs हो गए आपके, ठीक है, फ्लोरोकार्बन्स वाली फैमिली, ठीक। दिस प्लान वाज डेवलप्ड सोलली बाय द हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विदाउट एनी एक्सटर्नल कोलैबोरेशन। नहीं, टेरी भी है इसमें, और एक और भी है, आप नोट्स में देख लेना, ठीक है। टेरी तो है ही पक्का। तो आपका यहाँ पे कौन कौन सा आप रॉन्ग है, आपका तो मेनली रॉन्ग है, थर्ड आपका गलत है, ठीक है। जो थर्ड को एलिमिनेट करेंगे, और 1 और 2 आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक। 49 का आंसर है आपका ए, ठीक है ना। 50th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंसीडर्ड द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल सिटीजनशिप यूनिटरी के लिए, ठीक है। फेडरल है, यूएस तो हाँ डुअल सिटीजनशिप होती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक। इंटीग्रेटेड जुडिशरी इंडिया ही केस में, हाँ, पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट, ठीक है। हायरकी होती है इंडिया में, ठीक, ये भी ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ओके, प्रेसिडेंट कर रहा है ना, यानी कि सेंटर के थ्रू हो रहा है, ठीक। बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, ये गलत है, बाइकैमरल डिवीजन हो गया, डिवीजन कहाँ होता है, कहाँ होता है, आपका होता है फेडरलिज्म में, ठीक है। जैसे आप 4 को एलिमिनेट करेंगे तो आपका बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 48 एक्चुअली हमारा मिस हो गया था। इस क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स, ठीक है, मतलब 32 से रिट क्वेश्चन है, 32 से, ठीक है ना, कैन बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक, एज वेल एज पब्लिक अथॉरिटी। तो इसका आंसर सिंपली हैबियस कॉर्पस है। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, और ये इंडिविजुअल लिबर्टी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। इसमें एक्चुअली आपको अगर मान लो कोई इलीगली डिटेन कर ले, ठीक है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो आपका हो पब्लिक ऑफिशियल, एग्जाम्पल पुलिस क्यों ना हो, ठीक है, वहीं कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो, ठीक है, तो वहां पे इसको अगेंस्ट में यूज कर जाता है हैबियस कॉर्पस को, ठीक। वही मैंडामस केस लिए होता है ये एक्चुअली टू टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, पब्लिक ऑफिशियल्स को कहा जाता है कोर्ट के द्वारा कि टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, तो मैंडामस होता है। वही प्रोहिबिशन क्या होता है, एक्चुअली ये हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट अब करते हैं, ठीक है। और बेसिकली एक जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एग्जाम्पल ट्रिब्यूनल्स वगैरह में होता है, ठीक है, ताकि परफॉर्म देयर ड्यूटी, हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट, ठीक। वहीं आपका भी तीनों क्लियर है, उसका आंसर क्या होता है, ए इज द करेक्ट आंसर, हैबियस कॉर्पस। और है ना आर्टिकल 32 से ना पहले भी 2 एचसीएस से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो थोड़ा सा इसको सीरियस लेना, 32 को और थोड़ा डिटेल में पढ़ो, वो इसके सारी चीजें पढ़ो, और भी होते हैं, ठीक है, इसको कंप्लीट करना है आपको। अगर आप भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस वीडियो को कंप्लीट जाके देखिए, या इस शॉर्ट वीडियो को देख लीजिए, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है ना। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरे टेस्ट के बारे में पता लग जाए, कितने टेस्ट हैं, कब होंगे वो टेस्ट, उनके बारे में A to Z डिटेल्स, ठीक। बाकी मैं आपको इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ, टोटल हमारी टेस्ट सीरीज में 22 टेस्ट होंगे, ठीक है। फेज 1 में आपके 12 सेक्शनल टेस्ट होंगे। सेक्शन टेस्ट से हम पूरा सिलेबस को एक बार ही कंप्लीट कवर कर लेंगे, 25 फेब तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फेज 2 में आपके 4 फुल लेंथ रिवीजन टेस्ट होंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपकी रिवीजन हो जाएगी सेकंड टाइम
फेज 3 में आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, वो भी आपके 4 फुल लेंथ होंगे ताकि आपकी थर्ड टाइम रिवीजन हो सके। उसके साथ-साथ 2 सीसेट के भी टेस्ट होंगे इसके अंदर, ठीक? बाकी आप मेरी टेस्ट सीरीज़ 2 टाइप की है, एक प्रीलिम्स ओनली है, एक प्रीलिम्स मेंटरशिप है। प्रीलिम्स ओनली में क्या मिलेगा आपको, इसके लिए आपको देने पड़ेंगे 1400 रुपीज़। इसमें ना आपका टेस्ट पीडीएफ होगा, ठीक है? आंसर पीडीएफ होगा और टेस्ट एनालिसिस वीडियो होगा, जो कि आप जैसे आप देख रहे हो, और टेस्ट रिलेटेड डाउट, एक आपको प्राइवेट चैनल बनाया जाएगा, वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकेंगे, ठीक है? टेलीग्राम पे, ठीक है? आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स को ना कुछ डेली टू डेली बेसिस या रेगुलरली कुछ बेसिस पे ना एक मेंटोरशिप की ज़रूरत होती है कि आपको कोई मेंटोर गाइड करता रहे। मतलब कि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते तो आप प्रीलिम्स मेंटोरशिप जॉइन करिए। वहाँ ऐसा होता है कि कल को आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप डायरेक्ट मुझको मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है? तो आप प्रीलिम्स मेंटोरशिप के लिए जाइए, वरना सिर्फ प्रीलिम्स ओनली टेस्ट सीरीज सफिशिएंट है। प्रीलिम्स मेंटोरशिप में टेस्ट सीरीज तो मिलेगी, इसके साथ मेंटोरशिप मिलेगी, ठीक? आपको जॉइन कैसे करना है, आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम नंबर आपको यहाँ मेंशन है, ठीक है? और आप मैसेज में लिखिए कि आपको प्रीलिम्स ओनली चाहिए या प्रीलिम्स मेंटोरशिप, ठीक है? फिर आप पेमेंट डिटेल्स शेयर करी जाएँगी, फिर आगे प्रोसेस आपको बताया जाएगा, फिर आपको रिस्पेक्टिव आपके टेलीग्राम जो ग्रुप्स जो प्राइवेट है उनमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक? बाकी आपकी मेरी डिटेल्स आपको यहाँ गिवन है, मेरा मोबाइल नंबर ये है जिस पे आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा। मैसेज करिएगा क्योंकि सबकी कॉल उठाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? थैंक यू ऑल। अगर आपने ये वीडियो एन्जॉय करी होगी और आप जॉइन करना चाहते हैं मेरी फिल्म टेस्ट सीरीज़ तो ऑलवेज़ वेलकम, ठीक है? थैंक यू ऑल।